नमस्ते साथियों, आज हम देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है समझेंगे। तो देखो, उपसर्ग जो होता है, देखो शब्द होता है, शब्द के अगर आगे लगता है कोई शब्दांश तो क्या कहलाएगा? उपसर्ग कहलाएगा। अगर से शब्द के पीछे लगेगा तो क्या कहलाएगा? प्रत्यय कहलाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग। अब देखो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, जो उपसर्ग होते हो क्या, तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। परिवर्तन कितने प्रकार से लाते हैं वो देखेंगे। जैसे कि देखो, हमारे पास में शब्द क्या है? शुद्ध है। शुद्ध का हमने क्या किया? ये देखो वी उपसर्ग लगा दिया तो क्या हो गया? विशुद्ध। इसका अर्थ क्या हो गया? विशिष्ट हो गया ना। इसका भी अर्थ शुद्ध है और इसका क्या हो गया? विशेष रूप से शुद्ध। ठीक है, अब देखो योग और योग में हमने क्या किया? वी उपसर्ग लगाया तो ये क्या हो गया? वियोग हो गया। वियोग यहाँ पे इसका जो अर्थ है ये कैसे, मतलब दोनों कैसे हो गए? शब्द विपरीत हो गए, विलोम शब्द हो गए। तो देखो क्या होता है, जो उपसर्ग लगाने से एक तो विशिष्ट अर्थ निकलते हैं, मतलब कि थोड़ा परिवर्तन होता है, और एक क्या होता है, विसर्ग लगाने से विलोम शब्द ही बनते हैं। ठीक है, अब देखो कि जो असफलता है शब्द लिखा हुआ है ना, तो हम इसमें देखेंगे कि कितने उपसर्ग लगे हुए हैं, इसमें कौन कौन सा। तो देखो अगर हम देखें कि असफलता में उपसर्ग क्या है, तो हम देखेंगे कि क्या है? अ लगा हुआ है। ठीक है, अरे बन जाएगा हमारा सफलताएं। क्या बन जाएगा? सफलताएं हो जाएगा। और अगर हम देखें कि सफलता में क्या उपसर्ग है, तो स उपसर्ग लगा हुआ है। जो मूल शब्द है वो क्या है? फल हो जाएगा यहाँ से। और देखो पीछे क्या लगा हुआ है? ए और ता। ये क्या है? देखो जो ता है और ए है ये प्रत्यय लगे हुए हैं। तो जो असफलता शब्द है इसमें दो उपसर्ग लगे हुए हैं और दो प्रत्यय लगे हुए हैं। अब आगे देखेंगे, आगे हमारे पास में ये यही है जो हमने अभी देखा असफलता के बारे में, है ना, कि इसमें क्या क्या लगा हुआ है। ठीक, तो ये तो हो गया था। इसके आगे देखेंगे, हमने देख लिया कि असफलता में दो उपसर्ग है और दो प्रत्यय है। अब देखेंगे कि उपसर्ग को पहचाने कैसे, है ना। उपसर्ग हम कैसे पहचानेंगे किसी शब्द में? तो देखो शब्द का ज्ञान जरूरी है। सबसे पहला क्या है कि हमको शब्द का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे हमने अभी असफलता देखा तो उसमें देखा कि सफल, ठीक है, ये देख लिया। इसमें भी क्या है? जो मूल शब्द है फल है। ठीक है, इसमें भी स उपसर्ग लगा हुआ है। अब देखेंगे संधि का भी ज्ञान जरूरी है हमको। अगर संधि हो जा रही है यहाँ पे, हम अगर देखें कि इसमें उपसर्ग क्या है, तो इसमें उपसर्ग क्या है, हम अगर देखें तो हमको अ दिख रहा है, लेकिन हमको पता है अगर संधि आती है, संधि का ज्ञान है, हम यहाँ पे देखेंगे कि बना किससे है? ये बना है अनुधन इच्छा से बना है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि इसमें क्या उपसर्ग है? अनुपसर्ग है। वैसे हमको प्रत्यय का ज्ञान भी जरूरी है। प्रत्यय से हम देखें, जैसे वैज्ञानिक है तो हमको यहाँ पे वह दिख रहा है, लेकिन वह उपसर्ग है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे अगर हमको प्रत्यय का ज्ञान है, ईक जैसे जुड़ जाता है तो सामने वाले में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है, तो ई ए में बदल जाती है। तो इसमें क्या उपसर्ग है? वी उपसर्ग है वैज्ञानिक में। ये देखो ये कैसे बना है? ये बना है विज्ञान, विज्ञान धन ईक से। जैसे इसमें ईक जुड़ा तो क्या हो गया? वैज्ञानिक हो गया। तो हमको प्रत्यय का ज्ञान जरूरी है, संधि का ज्ञान जरूरी है और मूल शब्द का ज्ञान जरूरी है, तभी हम प्रत्यय को, ये उपसर्ग को पहचान सकते हैं। अब देखेंगे कि हिंदी भाषा में उपसर्ग कितने प्रकार से है। तो हिंदी भाषा में उपसर्ग देखेंगे तीन प्रकार से, है ना। एक तो संस्कृत के हो जाएंगे, एक हिंदी के उपसर्ग हो जाएंगे, और एक क्या हो जाएंगे हमारे पास में? अरबी फारसी, मतलब विदेशी उपसर्ग। तो देखिए संस्कृत में जो है वो तत्सम उपसर्ग कहलाएंगे हमारे। वो कितने हैं? तो ये अभी, नी, वी आदि, है ना। ये कितने हैं? 22 उपसर्ग है। और हिंदी के उपसर्ग तद्भव कहलाएंगे। तो ये है हिंदी के उपसर्ग। इनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है ना। अलग अलग बुकों में अलग अलग संख्या दी है, कहीं 19 दी है, कहीं 11 दी है, कहीं 10 दी है। तो वो एकदम इनकी निश्चित संख्या नहीं है, क्योंकि हिंदी में क्या है? उपसर्ग हम बनाते जाते हैं हमारे अनुसार, किसी भी शब्द में जोड़ देते हैं, नए उपसर्ग बनते जाते हैं, इसलिए इसकी जो संख्या निश्चित नहीं है। वैसे अरबी फारसी का है, इसमें भी हमको नहीं पता है कि निश्चित कितने हैं, तो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, देखो जरूरी क्या है इसमें? संस्कृत के याद रखना जो 22 उपसर्ग है। लेकिन क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाएगा कि उपसर्ग कितने होते हैं। सिर्फ उपसर्ग से जो सवाल, मतलब प्रश्न बनेंगे वही बनेंगे कि इसमें आपको शब्द दे देंगे और उसमें पूछेंगे उपसर्ग कौन सा है। ठीक है, अब देखेंगे आगे, हम देखें संस्कृत के जो 22 उपसर्ग है वो हम देखेंगे कौन कौन से है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, ये बहुत जरूरी है ना, ये उपसर्ग हमें पता होना चाहिए। देखिए पाणिनि की अष्टाध्यायी के अनुसार, जो मुख्य किताब है उसके अनुसार हम देखें कि 22 उपसर्ग कौन से हैं।
आपने पढ़े होंगे 22 उपसर्ग, लेकिन बहुत जगह पे अलग अलग उपसर्ग देखे होंगे। कहीं पे नी की जगह नी होता है, कहीं पे ये निस की जगह नी होता है, ठीक है। और अभी मैं आपको और बताता हूँ, देखो जैसे प्र हो गया एक उपसर्ग, एक परा हो गया, अफ हो गया, सम हो गया, अनु हो गया, अ हो गया, दूर। यहाँ पे याद रखना आपको कि धू उपसर्ग नहीं होता। कोई भी अगर उपसर्ग होगा, उपसर्ग के कभी भी पीछे, उपसर्ग के पीछे यहाँ पे है ना विसर्ग नहीं लगता है। तो दू अगर आप सोचोगे कि दू भी उपसर्ग है तो नहीं होता, तो इसके साथ हम संधि भी कर लेते हैं, तो संधि भी गलत है इसके साथ। देखेंगे दूस, नीर, नी भी कोई उपसर्ग नहीं होता है, क्या होता है नीर उपसर्ग होता है। निस, वी, आ, नी, अभी, अपी, अति, और ये हो जाएगा सु और उद। यहाँ पे भी याद रखना आपको, सब लोग यही पढ़ाते कि उत है, ठीक है, लेकिन उत उपसर्ग नहीं है, उद ही किस में बदल जाता है, उत में बदल जाता है। तो आपको याद रखना जो मूल उपसर्ग है वो क्या है, उद उपसर्ग है। अब देखेंगे अधि, प्रति, परि और उप। देखिए अगर से आप सही हिंदी पढ़ोगे तो आप जो एग्जाम है उसमें आयोग को आप प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हो, पाणिनि की अष्टाध्यायी, उसके अनुसार आप ये उपसर्ग बता सकते हो कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। देखो जैसे कि ये है दुर्जन, तो देखो ये किससे मिलके बना है, ये बना है दुर और किससे बना है, जन से, ठीक है। तो इसमें कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है, ना कि विसर्ग संधि। क्या करते हैं लोग, इसको दू क्या कर देंगे, जन कर देंगे। तो ये जो संधि है ये गलत है। कौन सी है, याली शुद्ध है। तो आप प्रमाण प्रस्तुत करके आयोग की जो आंसर की उसमें चेंज भी कर सकते हो, इसलिए शुद्ध हिंदी पढ़िए, है ना। अब आगे देखेंगे, आगे जो 22 उपसर्ग है इसको हम देखेंगे कि 22 तो हमने देख लिया, अब इसको सीखेंगे, ठीक है। तो हम देखते इकारांत और उकारांत वाले, मतलब कि जो ई से समाप्त हो रहे हैं ऊ से। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो भी उपसर्ग है, उपसर्ग उसमें कभी भी छोटी ई होंगी या फिर छोटा ऊ होगा, बड़ी और बड़ा ऊ वाला उपसर्ग नहीं है संस्कृत में, ये चीज आपको याद रखना है। तो देखो जैसे अधि है, तो अधि से क्या है, हमने कार में जोड़ दिया तो क्या हो गया, अधिकार बन गया। अभी, अभिधन मान, अभिमान हो गया। अति, अति में क्रमण कर दिया, यहाँ पे क्रमण जोड़ दिया है, तो क्या हो गया, अतिक्रमण हो गया। वैसे प्रति से क्या हो गया, प्रतिमान। ये परि उपसर्ग है, इसको हम देखेंगे, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, परिश्रम। नियुक्त में नी उपसर्ग है। ये विभ्रमण में क्या है, वी है। अनुकूल में अनु है। सुपात्र में क्या हो जाएगा, सु हो जाएगा। ये जो उपसर्ग है ना, ये डायरेक्ट जुड़े वाले, सहयोग वाले, इसमें कोई संधि वगैरह नहीं, इसको आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन आगे जो संधि वाले उपसर्ग है उसको कैसे पहचानेंगे, इसके लिए अभी हमने देखा कि संधि का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखो दीर्घ संधि वाले उपसर्ग। अब देखो यहाँ पे क्या अधीक्षक है, अब यहाँ पे हमको अधि कैसा दिख रहा है, बड़ी वाला दिख रहा है। तो हमको अगर संधि का ज्ञान है तो हमको पता चल जाएगा कि ये क्या है, इसमें अधि उपसर्ग है, क्योंकि बड़ी वाला उपसर्ग तो नहीं होता है। यहाँ क्या हुआ है, दीर्घ संधि हुई है। वैसे अभिष्ट, इसमें भी क्या हुआ है, छोटी वाला उपसर्ग होता है, बड़ी वाला नहीं होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, अभिष्ट, मतलब कि इसमें भी कौन सा उपसर्ग है, छोटी वाला। यहाँ पे देखो अतीत, ये भी कैसा है, देखो ये किससे मिलकर बना है, अतिधानित। यहाँ क्या हो रहा है, ई जो है ये ई और यही मिलके बड़ी बन जा रही है। यहाँ भी यही हुआ, यहाँ भी यही, प्रतीक्षा में भी यही हुआ है। यहाँ पे भी देखो परीक्षण, ये देखो यहाँ की मिलके क्या हो जा रही, बड़ी हो जा रही। अगर संधि का ज्ञान है तो पहचान लेंगे कि इसमें कौन सी, मतलब कौन सा उपसर्ग है। तो परीक्षण में क्या है, ये परि उपसर्ग नहीं होगा यहाँ पे, है ना, परि उपसर्ग नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे, छोटी वाला हो जाएगा, ठीक। वैसे विक्षक हो जाएगा, अनुदित, सुक्ति, ठीक है। अब आगे देखो जो निउपसर्ग है, निउपसर्ग भी हमने पढ़ा है। तो निउपसर्ग में क्या होता है, उसके बाद में कोई ई वाले शब्द ही नहीं आते हैं, तो उसमें कोई संधि नहीं होती है नी वाले से, ठीक है। नी वाले के बाद में ई वाला कोई शब्द ही नहीं आता है, तो उस शब्द में वो जुड़ेगा नहीं, वो दूसरे इसमें जुड़ेगा। अब देखेंगे हम यन संधि। अभी हमने दीर्घ संधि तो देख ली, अब देखेंगे क्या, यन संधि। तो देखो यन संधि, अधिधन आय। यहाँ पे अब देखो क्या हो गया, ये है अध्याय है, क्या है ये, अध्याय। अब हमको कैसे समझ आएगा कि इसमें अ है कि क्या है, अगर हमको क्या है, अगर यन संधि आती है, ठीक है, यन संधि अगर हमको आती है तो ये हम पता कर लेंगे कि किससे मिलके बना है, ये बना है अधिधन आय से मिलके बना है, ठीक है। तो ये अधिधन आय से बना है। अब ये देखेंगे
कि इसमें क्या है, अधि मतलब छोटी वाला है उपसर्ग। अभ्यंतर में देखेंगे इसमें भी क्या है, अभिधन अंतर से बना है। अयुक्ति में देखेंगे ये भी किससे बना है, अतिधन उक्ति। प्रतिधन आशा किससे बना है, देखो इनसे मिलकर प्रत्याशा बना। मतलब प्रत्याशा शब्द आपको दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें कौन सी मतलब कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। ठीक है, प्र उपसर्ग नहीं। यहाँ पे देखें पर्यटन, इसमें कौन सा है, परि उपसर्ग है। ठीक है, यहाँ पे न्याय में क्या है, नी है। व्यायाम में क्या है, वी है। वैसे अन्वेषक में क्या है, अनुपसर्ग है। आगे देखेंगे तो आगे हमारे पास में क्या है, सुधन अस्थि है ना, तो इसमें भी देखो स्वस्ति है ना, इसमें क्या है, स्वस्ति में क्या है, सुपसर्ग है। अब आगे देखेंगे हमारे पास में जो 10वां उपसर्ग है वो कौन सा है, दूर है, ना कि दूस। ठीक है, मतलब कि दुआ नहीं है ना, मैंने अभी आपको बताया। ये देखो दुआ उपसर्ग नहीं होता है, कोई भी उपसर्ग के बाद में विसर्ग नहीं लगता है, तो ये चीज आपको याद रखना है। आप देखो जो दूर उपसर्ग है उसका क्या मीनिंग होता है, उसका होता है कठिन, बुरा या फिर विपरीत होता है। ठीक है, अब देखो दूर व्यंजन है ना, मतलब व्यंजन कोई भी जो दूर है शब्द है उसके बाद में अगर कोई व्यंजन शब्द आ रहा है तो किसमें बदलेगा, वो बदल जाएगा, दूर में ही रहेगा है ना, लेकिन र ऊपर लग जाएंगी व्यंजन के ऊपर यहाँ पे। ठीक है, ऐसे याद रखना आपको कि अगर दूर के बाद में व्यंजन वाला कोई शब्द आ रहा है जो व्यंजन से शुरू हो रहा है, जैसे देखो ये क्या है, बल व्यंजन से शुरू हो रहा है, अगर दूर उपसर्ग लगेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा दुर्बल। ठीक है, देखो बहुत से लोग क्या करते हैं कि आपको उपसर्ग में तो बताएंगे कि इसमें दूर है, लेकिन जब वो संधि करेंगे तो क्या कर देते हैं, वो दूरधन बल कर देते हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप जब उपसर्ग पढ़ा रहे तो वो र में बदल जाएगा, जब आप संधि पढ़ा रहे तो विसर्ग आ जाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो आप पाणिनि की अष्टाध्यायी का आप क्या कर सकते हो, प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हो। देखो जैसे दूरव्यसन, ये भी अगर व्यंजन वाला है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, र क्या हो जाएगा, व्यंजन पे ऊपर लग जाएगा, दुर्जय हो जाएगा, दुर्लभ हो जाएगा, दुर्गम हो जाएगा। अब देखो अगर से क्या होगा कि अभी तो हमने व्यंजन वाले देखे, अगर दूर के बाद में व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द आ रहे तो अगर स्वर वाला आ रहा है तो देखो अगर आ आएगा तो ये रा पूरा हो जाएगा, आ आएगा तो दूरा हो जाएगा, दूरी दूरी दूरू दूरू। ठीक है, जैसे भी जो भी स्वर आएगा उसमें क्या होगा, र जुड़ जाएगा। देखो जैसे दूर अवस्था है, यहाँ पे अ में क्या हुआ, र जुड़ गया तो र कैसा हो गया, पूरा हो गया, तो ये क्या बन गया, दूरावस्था। वैसे दुरासा में आ है तो र इसमें जुड़ गया तो पूरा हो गया। दुरुपयोग में क्या हो गया, ये दुरुपयोग बन गया, दुरऊह है ना। ठीक है, तो ये दुरू हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर से द के बाद में र आ जाए है ना, र आ जाए, र वाले जो भी शब्द होंगे जो र से चालू हुए उसके पहले अगर हम दूर उपसर्ग जोड़े तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या है, ये दूर उपसर्ग हुआ, इसके बाद में राज, और इसमें इसके बराबर क्या हो गया, दुराज हो गया, ये दुराज बन गया। देखो यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, ये र और ये र है तो दोनों र का उच्चारण किस पे हो जा रहा है, ये ऊ पे है ना, इसका असर किस पे हो रहा है, ये ऊ पे। ये छोटी ऊ है तो किस में बदल जा रही, बड़ी ऊ में। तो ये आपको याद रखना, अगर र के बाद र आया तो जो छोटा ऊ है वो किस में बदलेगा, वो बड़ा ऊ में बदलेगा। अगर से छोटी ई है तो किस में बदलेंगी, वो बदलेंगी बड़ी ई में। तो आपको याद रखना, र के बाद र आ जाए तो वो ऐसे चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दूरम में ये हो गया, दूरम में बड़ी हो गई। अब देखेंगे हम निरुपसर्ग वाले, तो निरुपसर्ग वाले कौन कौन से है हमारे पास में, ये 11वां वाला उपसर्ग हो गया हमारा। तो देखो ये नीर का क्या अर्थ होता है, निषेधात्मक, विशेष या फिर बड़ा। और नी उपसर्ग नहीं होता, जिस प्रकार से दू है वैसे नी भी है ना, ये दोनों ही उपसर्ग नहीं होते, इनके साथ संधि भी गलत है। देखो ये अगर से नीर के बाद कोई स्वर आता है तो ये र किसमें बदल जाएगा, वो स्वर के साथ जुड़ के पूरा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये देखो ये हुआ नीर। अब यहाँ पे इच्छक है तो ई तो इसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, बड़ी है तो हो जाएगा निरीक्षक, इस प्रकार से हो जाएगा। वैसे निरुत्साह में निरुत्साह हो जाएगा, निर उत्तर में निरुत्तर हो जाएगा। अब आगे देखेंगे आगे क्या होगा, यह है निर्धन अर्थक निरर्थक हो जाएगा।
अ जुड़ गया र में, तो र पूरा हो गया यहाँ पे। नीर अभिमान में क्या हो जाएगा, निराभिमान हो जाएगा। देखो ये शब्द शुद्धि में आता निराभिमान नहीं होता है कोई शब्द, है ना, क्योंकि यहाँ पे अ है, तो अ से यहाँ आ तो होगा नहीं, यहाँ आ नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना है आपको। यहाँ से शब्द शुद्धि भी हो जाएगी। निराधर से क्या हो जाएगा, निराधर हो जाएगा। अब निर के बाद अगर से व्यंजन आता है कोई, तो उसमें क्या होगा, र क्या होगा, आधा उस पर लग जाएगा। जैसे निर्धन मोह क्या हो जाएगा, निर्मोह हो जाएगा। निर्धन देश, निर्देश। निर्धन वाचन, निर्वाचन। निर्धन गुण क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। आगे देखेंगे, ये देखो, जैसे निर्गुण हो गया, निर्लोभ, ये क्या हो गया, ऊपर लग गया। निर्दोष, निर्दोष हो गया। आपको एक चीज याद रखना है, जैसे ये क्या है, निर्लोभी नहीं होता है कोई शब्द, और निर्दोषी भी नहीं होता है, ये चीज याद रखना आपको। यहाँ पे देखें, नीर के बाद में अगर से क्या आ जाए, र आ जाए, तो जैसे हमने अभी ये दूर वाले में देखा था कि अगर से क्या हो रहा है, ऊ है तो बड़े में बदलेगा, छोटी है तो किस में बदलेंगी, बड़ी में बदलेंगे। कब, जबकि नीर उपसर्ग हो या फिर दूर उपसर्ग हो, इनके बाद क्या आ जाए, र वाला शब्द आ जाए कोई, अगर उसमें हम जोड़ रहे हैं तब क्या होगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ में बदल जाएगा और छोटी बड़ी में बदल जाएगा। ये हो गया। इसके बाद देखो नीरस हो गया, ये निरोग हो गया। यहाँ पे निराव, ये क्या हो गया, निराव शांत स्थान है ना, जहाँ पे एकदम शांत हो वातावरण। निरंध्र, निरंध्र हो गया। आगे देखेंगे, ये हो गया निर्रुज, निरुज हो गया। अब दूस वाला देखेंगे, अब दूस उपसर्ग वाला, यहाँ पे हलंत है ना, ठीक है, तो कठिन, बड़ा या फिर विपरीत, दू उपसर्ग नहीं होता है। अगर आप दू ही मान लोगे तो दूर से आप संधि नहीं कर पाओगे। देखो अगर से स आ जाए इसके बाद में, स शब्द वाले, तो किसमें बदल जाएगा, दूस और दू में बदल जाएगा। देखो हम लोग जो मानते हैं ना कि दू उपसर्ग से जो संधि कर देते हैं, ठीक है, इससे जो संधि कर देते हैं वो कहां से हुआ, जैसे दुस्साहस है तो ये दुस्साहस। अब स का उच्चारण कई लोग नहीं कर पाते, वो एकदम धीरे बोलते हैं ना, ठीक है, तब क्या होता है, विसर्ग का उच्चारण आ जाता है। तो इससे क्या होगा कि ये भी शब्द शुद्ध है और ये भी शब्द शुद्ध है। तो देखो अगर धू से करेंगे तो यहाँ तो संधि होना चाहिए, लेकिन संधि होने के बाद भी विसर्ग आ रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा निःशुल्क लिखा होता है, अब निःशुल्क ऐसे भी लिखा होता है इस टाइप से, ये दोनों ही सही है। तो अब आपको यहाँ तर्क भी मिल गया कि नीह और दूह इनसे संधि गलत है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये हो जाएगा दुस, ठीक है, ये हो जाएगा दुस। अगर से ता आ जाता है ना, तो ता आ जाएगा तो क्या होगा, ये उसमें जुड़ जाएगा। देखो ये दुस के बाद में तर वाला है तो क्या हो गया, दुस्तर हो गया। ये ऐसे आपको याद रखना है। आगे देखेंगे दुस वाले, देखो ये दुस्वप्न हो गया। दुस्वप्न या दुस्वप्न दोनों ही शब्द कैसे शुद्ध है। अब देखेंगे अगर से याला सा आ जाए, है ना, स शक्कर वाला आ जाए, ठीक है, तालु सा, तब क्या होगा, ये वाला जो स है ये भी इस में बदल जाएगा। जैसे दुशासन, दुशासन, ये दोनों ही शब्द कैसे है, सही है। देखो अब महाभारत में दुशासन सुना है आपने नाम, तो उसमें हम क्या मानते हैं कि बुरा व्यक्ति है ना, इसलिए उसका नाम दुशासन होगा। यहाँ पे उससे इसका अर्थ क्या है, जिसपे शासन करना कठिन हो, क्योंकि कोई भी अपने पुत्र का नाम बुरा तो नहीं रखेंगे ना, तो उसका क्या है, दुशासन, मतलब कि जिसपे शासन करना बहुत ही कठिन हो, ठीक है, जिसपे शासन करना मुश्किल हो, उसे क्या कहते हैं, दुशासन कहते हैं। ठीक, अब देखेंगे दुष्चक्र, ये हो गया दुष्चक्र। आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, अगर से ये दुष है, ये उपसर्ग है, इसके बाद में अगर कोई च व्यंजन वाला शब्द आ जा रहा है, तो ये स जो है किसमें बदल जाएगा, ये इसमें बदल जाएगा, याला स, ठीक है, ये स किसमें बदलेगा, याले स में बदल जाएगा, मूर्धा स में। तो ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे, ये देखो याला स है तो ये स में बदल जाएगा आधा, या फिर विसर्ग में भी। अब देखो इसके बाद में अगर से का आ जा रहा है, या प या फिर फ, इस उपसर्ग के बाद, दूसरे उपसर्ग के बाद क प फ, अगर ये आ जाए तो भी याले स में बदलेगा। चा आ रहा है तब भी बदलेगा, और ये क प फ आ रहा तब भी किसमें बदलेगा, इस वाले स में बदल जाएगा। जैसे कि अगर आपको दे दिया है क्वेश्चन, ये क्या है,
दुष्कर्म, और पूछ लिया कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो आपको ये नहीं बताना है कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो ये मत कर देना आपकी इसमें दुष् उपसर्ग है। इसमें जो मूल उपसर्ग है वो कौन सा है, इसमें है दुष् उपसर्ग है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये वाला उपसर्ग नहीं होता है, मूल उपसर्ग ये होता है। ठीक, अब आगे देखेंगे। देखो दुष्परिणाम का क्या हो गया, दुष्परिणाम हो गया, दुष्कर्म दुष्कर्म हो गया, दुष्फल का दुष्फल हो गया। अब देखेंगे निस उपसर्ग देखेंगे। तो निस उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, इसका होता है निषेध, मतलब नहीं, बड़ा भी होता है, विशेष भी होता है, और नी उपसर्ग नहीं होता है। ठीक, इसके देखेंगे क्या उदाहरण है। निस के बाद अगर स आ जाता है, निस के बाद स व्यंजन वाला अगर कोई भी शब्द आ जा रहा है तो किस में बदलेगा, तो निस में ही रहेगा या फिर नी में बदल जाएगा। तो देखो निस्साय, ये निस्साय, ये दोनों ही शब्द कैसे है, शुद्ध है। वैसे निस्सार निस्सार, निसंदेह निसंदेह, और ये देखेंगे अगर तो ता आ जा रहा है, ता आ जा रहा है तब भी क्या हो रहा है, वैसे का वैसा ही रहेगा, निस्तेज और निस्तार। ठीक है, अगर ता आ रहा है तब वो विसर्ग में नहीं बदलेगा, निस, इसमें रहेगा निस, जैसे का वैसा ही रहेगा। अब देखेंगे निस, वैसे याला सा आएगा तो किसमें बदलेगा, ये जो निस है इसके बाद अगर सा आ जाए तो ये सा भी किसमें बदल जाएगा, याले सा में बदल जाएगा। ठीक है, तो देखो निशुल्क निशुल्क दोनों ही शब्द कैसे शुद्ध है। वैसे यहाँ विसर्ग नहीं है और ऐसा शब्द है तो गलत हो जाएगा, या तो विसर्ग होना चाहिए या फिर याला सा आधा होना चाहिए, वैसे निशब्द भी हो जाएगा। अब देखें चा आ जा रहा है, तो चा आ जा रहा है तो वो भी कब बदलेंगे, किसमें बदलेगा, याले समय बदल जाएगा। अगर निस के बाद में चा वाला कोई आ रहा है, जैसे चल है, चय है, चिंत है, तो ये स किसमें बदलेगा, याला सा इस समय बदल जाएगा आधे। तो देखो निश्चल निश्चय निश्चिंत, ये हो गया। आगे देखेंगे हमारे पास में ये निस उपसर्ग है। देखो निस अगर इसके बाद में क प फ आ जा रहा है तो ये किसमें बदल जाएगा, इस समय बदल जाएगा। सेम दूस वाले की समान है ना, उसमें भी वही क्या है, वही कंडीशन, इसमें भी वही कंडीशन है। देखो निष्कपट, इसमें क्या हो जाएगा, निष्कपट, निष्कंटक निष्कंटक। इस स को देख के ये मत सोच लेना कि यही वाला उपसर्ग है ना, ये उपसर्ग नहीं होता है। कौन सा उपसर्ग होगा, याला होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे निष्पक्ष हो गया, निप्रभ हो गया, निष्फल हो गया, सम। अब देखेंगे दूसरा उपसर्ग, देखेंगे हमारे पास दूसरा उपसर्ग आ गया। आप देखो सम उपसर्ग, इसका क्या अर्थ होता है, उचित होता है, अच्छी होता है, तरह, शुद्ध, पूर्ण या फिर सात, ये होता है इसका अर्थ। और ये जो सम होता है, ये देखो एक सम ये है जो कि जिसका अर्थ क्या होता है, समान होता है, जैसे कि ये समतल है ना, सम संख्या। इनमें जो सम शब्द है वो उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये उपसर्ग है जिसमें हलंत लगा हुआ म आ जाए, वो उपसर्ग है। अब देखो सम है ना, इसके बाद म वाले आएंगे तो म जैसे का वैसा जुड़ेगा, जैसे सम्मान, सम्मोहित, सम्मेलन। इसमें तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। तो हम देख लेंगे कि इसमें कौन सा है, सम उपसर्ग है और ये बना है सम्मान से। ठीक है, इससे पता चल जाएगा। अगर स्वर आ जा रहा है तो स्वर आने से क्या होगा, जो आधा म है वो स्वर के अनुसार जुड़ जाएगा। अगर आ रहा तो म पूरा आ जाएगा, आ रहा तो मा हो जाएगा वो। ठीक है, देखो जैसे समनन अग्र, तो क्या हो गया, समग्र। अब देखो यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, ये क्वेश्चन दे दिए कि इसमें उपसर्ग बताइए क्या है। आपके पास में ऑप्शन दे दिए, सम एक दे दिया, स एक आपको दे दिया कि सम, और चौथा दे दिया मकर। ठीक है, तो देखो इसमें हम कैसे याद रखेंगे। अगर मान लो हमने कि सम उपसर्ग मान लिया तो ग्रह कोई शब्द नहीं होता है, अगर स मान लिया तो मग्र कोई नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, हमने सम माना, अगर सम मान लिया तो इसमें से अ निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अग्र। तो आपको इस प्रकार से याद रखना पड़ेगा, है ना। इस प्रकार से आप देखोगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग है। वैसे समधन इच्छा समीक्षा हो जाएगा, समधन उचित क्या हो जाएगा, समुचित हो जाएगा, और समधन उ क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा। अब देखेंगे आगे अगर से सम के बाद में व्यंजन आ जा रहा है। ठीक है, अगर से सम के बाद क्या आ जा रहा है, व्यंजन, तो क्या करेंगे, जो सम है वो किसमें बदल जाएगा,
अनुस्वार में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। जैसे समदंश सार, तो किस में बदल गया? बिंदी में बदल गया। वैसे ही समदंश है, ये भी बदल गया अनुस्वार में। यहाँ भी देखो ये अनुस्वार में बदल गया। समदंकार संस्कार हो गया, यहाँ पे समदंचय संचय हो गया। ये इस प्रकार से किसमें बदल जा रहा है? ये अनुस्वार में बदल जा रहा है। और आपको एक चीज याद रखना, देखो यह है समधन ना, तो ये होना चाहिए था क्या? ये बिंदी लग जाना था और ये ना हो जाना था। लेकिन कभी भी पंचमा अक्षर अगर आ जाए तो किसमें बदल जाता है? अब ये जो बिंदी है, ये जो विसर्ग है, ना को देख के इसमें बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा, तो ये जाएगा सन। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब देखो समधन निकट क्या हो जाएगा? सन निकट। जैसे ही आपको दिख रहा है कि ना आ जा रहा है, तो ना आते ही ये क्या आ जा रहा है? देखो यहां से ये सन, ये देखो ये कोई वो नहीं है, यहाँ पे ये नियम है ना, कि अगर से सम के बाद में ना वाला कोई शब्द आ जा रहा है, ना व्यंजन वाला, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो म है ये किसमें बदलेगा? न में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? आधे न में बदल जाएगा। ये आपको याद रखना। जैसे कि समधन निवेश सन्निवेश, समधन निकट क्या हो गया? सन्निकट हो गया। समधन निहित क्या हो जाएगा? सन्निहित हो जाएगा। और समधन न्यासी क्या हो जाएगा? सन्यासी हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, वैसे आपसे पूछ लिया, ये हो गया सन्निवेश, इसमें क्या उपसर्ग है? तो सन्न कोई उपसर्ग तो होता नहीं है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये ना आने से म किसमें बदल जाता है? ना में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? सम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे कितने 14 उपसर्ग हमने पढ़ लिए। अब जो बाकी के उपसर्ग है, जिसमें कि आपको याद रखना है कि उत उपसर्ग होता है, ना कि उद होता है, नहीं सॉरी, है ना, उद उपसर्ग होता है और उत उपसर्ग नहीं होता, ये होता है उद होता है, जो रियल वाला जो उपसर्ग है, क्योंकि ये पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी यही वाला है, याला नहीं दिया हुआ है, तो इसी से होगा, है ना। जो जैसे कि उद है, ये इस प्रकार से उद्देश्य से लिखा होता है, तो इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसमें क्या है, ये उद्धन, ये उद्धन किससे बन गया? उद्देश्य से। ठीक है, ये उद्देश्य से बना है। 2 मिनट है, देखो फिर से हम देखते हैं। हमको क्या याद रखना है कि उद जो है वो उपसर्ग नहीं है, जो उपसर्ग क्या है वो है उद है। जैसे उद्देश्य है, ये उद्देश्य हुआ। ठीक है, तो देखो इसमें हम क्या समझते हैं कि इसमें व्यंजन संधि है, लेकिन इसमें कोई संधि नहीं है, ये उद उपसर्ग है और ये है देश। ठीक है, ये जैसे का वैसा मिल चुका है, इसमें कोई संधि नहीं हुई, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, इसमें सिर्फ सहयोग है, इसमें कोई संधि नहीं है। आगे हम इसके देखेंगे कि जो उद उपसर्ग है वो 10 प्रकार से बदलता है। कितने प्रकार से? 10 प्रकार से, जिसमें से एक प्रकार इसका क्या है? उत है, ये किसमें बदल जाता है? उत में भी बदल जाता है। तो ये हमारा एक भाग हो गया है। और जो बाकी के उपसर्ग है हम इसके अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।